जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रकरण 6 सगुण धारा के अंतर्गत भक्ति काल की फुटकल रचनाओं की। दोस्तों, इससे पहले हमने प्रकरण 5 देखा था, कृष्ण भक्ति शाखा, और उससे पहले हमने राम भक्ति, सूफी काव्य, संत परंपरा, ये सारी चीज़ें देखी थी। तो अगर दोस्तों आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, ये ऐसी क्लास है जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है और डेली 7 बजे ही लाइव होती है। तो आप अगर किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी या जितनी भी एग्जाम्स होते हैं टीचर से संबंधित, अगर उनकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए अपना आज का टॉपिक देख लेते हैं, प्रकरण 6 सगुण धारा, जिसमें हम देखेंगे भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। इस प्रकरण में देश की तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन करते हुए भक्ति साहित्य से उसके संबंधों की विवेचना की गई है। साथ ही कुछ अन्य कवियों की चर्चा भी की गई है जिनका काव्य क्षेत्र मुख्यतः वीर, श्रृंगार व नीति था। अब बात कर लेते हैं कि ये यहां से पठान शासक भारतीय संस्कृति से अपने कट्टरपन के कारण दूर ही रहे। अकबर की चाहे नीति कुशलता कहिए चाहे उदारता, उसने देश की परंपरागत संस्कृति में पूरा योगदान दिया, जिससे कला के क्षेत्र में फिर से उत्साह का संचार हुआ। जो भारतीय कलावंत छोटे छोटे राजाओं के यहाँ किसी प्रकार अपना निर्वाह करते हुए संगीत को सहारा दिए हुए थे, वे अब शाही दरबार में पहुंचकर वाह वाह की ध्वनि के बीच अपना कर्तव्य दिखाने लगे। कहने का मतलब यह है कि अपनी जीविकोपार्जन करने के लिए, अपना जीवन यापन व्यतीत करने के लिए, कुछ कमाई करने के लिए वो जो दरबार हैं, मतलब जो बादशाह थे, उनके वहाँ जाकर वो उनकी तारीफ किया करते थे, उनके बारे में, उनकी वीरता के बारे में बखान किया करते थे और उसके बदले उनको क्या पुरस्कृत किया जाता था। जहाँ बचे हुए हिंदू राजाओं की सभाओं में ही कविजन थोड़ा बहुत उत्साहित या पुरस्कृत किए जाते थे, वहां अब बादशाह के दरबार में भी उनका सम्मान होने लगा। कवियों के सम्मान के साथ कविता का सम्मान भी यहाँ तक बढ़ा कि अब्दुल रहमान खान खाना ऐसे उच्च पदस्थ सरदार क्या बादशाह तक ब्रज भाषा की ऐसी कविता करने लगे। अब्दुल रहीम खान खाना, ये क्या है? ये अकबर बादशाह के दरबारी कवि थे और ये उच्च पद पर थे, अकबर के 9 रत्नों में से थे। नरहरि और गंग ऐसे सुकवि और तानसेन ऐसे गायक अकबरी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ये भी है तानसेन, गंग कवि, नरहरि। यह अनुकूल परिस्थिति हिंदी काव्य को अग्रसर करने में अवश्य सहायक हुई। वीर, श्रृंगार और नीति की कविताओं के आविर्भाव के लिए विस्तृत क्षेत्र फिर खुल गए। जैसा आरंभ काल में दिखाया जा चुका है, फुटकल कविताएं अधिकतर इन्हीं विषयों को लेकर छप्पय, कवित्त, सवैयों और दोहों में हुआ करती थी। मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त प्रबंध काव्य परंपरा ने भी जोर पकड़ा और अनेक अच्छे आख्यान काव्य में भी इस काल में लिखे गए। अब बात कर लेते हैं जो ये है यहाँ पे फुटकल खंड में कवियों की चर्चा इस क्रम में की गई है। किस क्रम में? छीहल, लालचदास, कृपाराम, महापात्र, नरहरि बंदीजन, नरोत्तम दास, आलम, महाराज टोडरमल, महाराज बीरबल, गंग, मनोहर कवि, बलभद्र मिश्र, जमाल, केशवदास, होल राय, रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना, कादिर, मुबारक, बनारसीदास, सेनापति, पुहकर कवि, सुंदर, लाल चंद या लक्षोदय। अब बात करते हैं नरोत्तम दास जी की।
नरोत्तम दास के ग्रंथ सुदामा चरित के विषय में लिखा है। इसमें घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन है। यद्यपि यह छोटा है, पर इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदय ग्राहिणी और कवि की भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत ही परिमार्जित और व्यवस्थित है। बहुतेरे कवियों के समान भरती के शब्द और वाक्य इसमें नहीं है। फिर है गंग कवि। सरस हृदय के अतिरिक्त वाग्य वैदग्ध भी इनमें प्रचुर मात्रा में था। वीर और श्रृंगार रस के बहुत ही रमणीय कवित्व इन्होंने कहे हैं। कुछ अन्योक्तियां भी इनकी बड़ी मार्मिक है। हास्य रस का पुट भी बड़ी निपुणता से ये अपनी रचना में देते थे। घोर अतिशयोक्तिपूर्ण वस्तु व्यंग्य पद्धति का विरह ताप का वर्णन भी इन्होंने किया। उस समय की रुचि को रंजित करने वाले सब गुण इनमें वर्तमान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर है केशवदास। ये अपने समय के प्रधान साहित्य शास्त्रज्ञ कवि माने गए हैं। इनके आविर्भाव काल से कुछ पहले ही रस, अलंकार आदि काव्यांगों के निरूपण की ओर कुछ कवियों का ध्यान जा चुका था। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि हिंदी काव्य रचना प्रचुर मात्रा में हो चुकी थी। लक्ष्य ग्रंथों के उपरांत ही लक्षण ग्रंथों का निर्माण होता है। केशवदास जी संस्कृत के पंडित थे, अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा उनके लिए स्वाभाविक थी। अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया था। यह काम केशवदास जी ने किया है। फिर है अलंकारवादी आचार्य। ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत भूषण बिनु ना बिराजई कविता बनिता मित। ये पंक्ति कई बार पूछी जा चुकी है कि ये पंक्ति निम्नलिखित में से किसकी है। ठीक है, इन्होंने भामा, उद्भट और दंडी आदि प्राचीन आचार्यों का अनुसरण किया, जो रस रीति आदि सब कुछ अलंकार के अंतर्गत ही लेते थे। साहित्य शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और समुन्नत रूप में लाने वाले मम्मट, आनंदवर्धनाचार्य और विश्वनाथ का नहीं। अलंकार के समान और विशेष दो भेद करके इन्होंने इसके अंतर्गत वर्णन की प्रणाली ही नहीं, वर्णन के विषय में भी लिए हैं। अलंकार शब्द का प्रयोग इन्होंने व्यापक अर्थ में किया है। वास्तविक अलंकार इनके विशेष अलंकार ही हैं। ये केशवदास के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अलंकारों के लक्षण इन्होंने दंडी के काव्यादर्श से तथा बहुत सी बातें अमर रचित काव्य कल्पलता व्रति और केशव मिश्र कृत अलंकार शेखर से ली है। केशव के 50 या 60 वर्ष पीछे हिंदी में लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली, वह केशव के मार्ग पर नहीं चली। काव्य के स्वरूप के संबंध में तो वह रस की प्रधानता मानने वाले काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के पक्ष पर रही, और अलंकारों के निरूपण में उसने अधिकतर चंद्रालोक और कुवलयानंद का अनुसरण किया। इसी से केशव के अलंकार लक्षण हिंदी में प्रचलित अलंकार लक्षणों से नहीं मिलते। केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रस प्रिया लिखी है। फिर है रामचंद्रिका के बारे में। रामचंद्रिका अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पर यह समझ रखना चाहिए कि केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी।
अतः वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी न थी। रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, आनंद अनर्घ राघव, कादंबरी और नैषध की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया गया है। कहीं कहीं अनुवाद अच्छा न होने के कारण उक्ति विकृत हो गई है। जिन उक्तियों में जटिलता नहीं है, समास शैली का आश्रय नहीं लिया गया है, उनके अनुवाद में कहीं कहीं बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य हैं: संबंध निर्वाह, कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों की पहचान और दृश्य की स्थानगत विशेषता। संबंध निर्वाह में है कि संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में ना थी। उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रह सी जान पड़ती है। कथा का चलता प्रवाह न रख सकने के कारण ही उन्हें बोलने वाले पात्रों के नाम नाटकों के अनुकरण पर पद्यों से अलग सूची करने पड़े हैं। गंभीर मार्मिक स्थलों की पहचान, उन्हें एक बड़ा प्रबंध काव्य भी लिखने की इच्छा हुई और उन्होंने उसके लिए राम की कथा ले ली। उस कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल हैं, उनकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया। वे ऐसे स्थलों को या तो छोड़ गए या यूं ही इतिवृत्त मात्र कहकर चलता कर दिया है। दृश्यों की स्थानगत विशेषता। दृश्यों की स्थानगत विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। पहली बात तो यह है कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों से कोई आकर्षण नहीं था। वे उनको देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते। फिर ये देख लेते हैं। रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर ना थी। उनका मन राजसी ठाट बाट, तैयारी, नगरों की सजावट, चहल पहल आदि वर्णन में ही विशेषता लगता है। कहीं कहीं तो उन्होंने उचित अनुचित की भी परवाह नहीं की है। जैसे भारत की चित्रकूट यात्रा के प्रसंग में सेना की तैयारी और तड़क भड़क का वर्णन, अनेक प्रकार के रूखे सूखे उपदेश भी बीच बीच में रखना वे नहीं भूलते थे। दान महिमा, लोभ निंदा के लिए वे तो प्रायः जगह निकाल लिया करते थे। उपदेशों का समावेश 2-1 जगह तो पात्र का बिना विचार किए अत्यंत अनुचित और भद्दे रूप में किया गया है। जैसे वन जाते समय राम का अपनी माता कौशल्या का पतिव्रत का उपदेश। रामचंद्रिका में केशव की संवाद योजना। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुई है संवादों में। इन संवादों के पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है। जैसे लक्ष्मण, राम, परशुराम संवाद तथा लवकुश के प्रसंग के संवाद, तथा वाक्य पटुता और राजनीति के दांवपेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। उनका रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। केशव की आलोचना। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। वे संस्कृत साहित्य के सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की थाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त ना था। अपनी रचनाओं में उन्होंने अनेक संस्कृत काव्यों की उक्तियां लेकर भरी हैं, पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। पदों और वाक्यों की न्यूनता, अशक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव आदि के कारण भी अप्रांजल और ऊबड़ खाबड़ हो गई और तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका।
केशव ने 2 प्रबंध काव्य लिखे हैं, वीर सिंह देव चरित और दूसरा है रामचंद्रिका। पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता है। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण ना तो भावों की प्रकृत व्यंजना के लिए जगह बचती है, ना सच्चे हृदयग्राही वस्तु वर्णन के लिए। पद दोष, वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं, कहीं कहीं उपमान भी बहुत हीन और बेमेल हैं। प्रबंध काव्य रचना के योग्य ना तो केशव में अनुभूति ही थी, ना शक्ति। परंपरा से चले आते हुए कुछ नियत विषयों के जैसे युद्ध, सेना की तैयारी, उपवन, राज दरबार के ठाठ बाट तथा श्रृंगार और वीर रस, फुटकल वर्णन ही अलंकारों की भरमार के साथ वे करना चाहते थे। इसी से बहुत से वर्णन यूं ही बिना अवसर का विचार किए वे भरते गए। वे वर्णन के लिए करते थे, ना कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इनकी रचनाएं थी उनमें इन्होंने क्या किया है कि बिना किसी प्रसंग, बिना किसी अवसर के इन्होंने कुछ भी कह दिया है। इससे उस रचना में क्या कहते हैं, रामचंद्रिका में जो रचना इन्होंने की है, जो पद इन्होंने संग्रहित किए हैं, वो बेमेल सा प्रतीक होता है। केशव के विषय में अन्य मत। रसिक प्रिया संमत 1648 की रचना प्रौढ़ है। उदाहरणों में चतुराई और कल्पना से काम लिया गया है और पद विन्यास भी अच्छे हैं। इन उदाहरणों में वाग वैदग्ध के साथ साथ सरसता भी बहुत कुछ पाई जाती है। केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि की सी सरसता और तन्मयता चाहे ना हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर इन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला है। तो रसिक प्रिया इन्होंने अच्छे तरीके से रची है। तो दोस्तों, आगे के कवियों को आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।